स्टूडेंट्स, आज हम वृत्र भारत टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। वृत्र भारत को आगे बढ़ाएं उससे पहले पीछे की क्लास के कुछ प्रश्न बता दो। हमारा टॉपिक चल रहा है भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विदेशों में प्रचार। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विदेशों में प्रचार। अच्छा, इस भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो विदेशों में प्रचार हुआ वह स्थल वृत्र भारत के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला प्रश्न बताओ, वृत्र भारत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वृत्र भारत का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कौन था? राधा कुमुद। राधा कुमुद मुखर्जी। राधा कुमुद मुखर्जी प्रथम इतिहासकार था जिन्होंने भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विदेशों में जो प्रचार हुआ उसके लिए एक शब्द काम में लिया है, वृत्र भारत। चलो अब इनकी पुस्तक का नाम बताओ। वृत्र भारत शब्द का जो प्रयोग किया राधा कुमुद मुखर्जी ने, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का क्या नाम था? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया। सर्वप्रथम इसी पुस्तक में वृत्र भारत शब्द प्रयोग किया गया था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया में। चलो आगे बताओ, ये बताओ प्रमुख केंद्र था खोतान। मध्य एशिया में एक था खोतान और दूसरा था कुच्ची। इस खोतान की स्थापना किसने की थी? खोतान की स्थापना किसने की थी? कुणाल ने। खोतान में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? कुणाल ने की थी। चलो अगला प्रश्न बता दो, यहाँ का एक प्रसिद्ध विहार था। कौन सा विहार था? गौतमी विहार। कौन सा विहार था? गौतमी विहार। चलिए एक प्रश्न और बता दो, ये बताओ कुमारजीव कहाँ का विद्वान था? कुमारजीव कहाँ का विद्वान था? ये था कुच्ची का। ये था कुच्ची का। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पिछली क्लास हमने पढ़ी थे उससे। अब आज हम लेते हैं भारत तथा तिब्बत। तिब्बत में भारतीय सभ्यता व संस्कृति किस प्रकार से फैली? तिब्बत आज भी भारत के निकट है। दलाई लामा हमारे धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। तो तिब्बत और भारत के बीच जो संबंध थे वो बौद्ध धर्म को लेकर के थे। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का तिब्बत में जो प्रचार हुआ वह बौद्ध धर्म को लेकर के था। भारत से बौद्ध धर्म तिब्बत में गया। तिब्बत के शासकों ने बौद्ध धर्म अपनाया और आज भी तिब्बत में बौद्ध धर्म प्रचलित है। अब देखो तिब्बत का शासक है जिसका नाम है सांग शनगम्पो। शासक का नाम है सांग शनगम्पो। इन्होंने प्रसिद्ध विद्वान थोनभिसंभोट, किस विद्वान को? थोनभिसंभोट को अभिलेख, भाषा विज्ञान तथा व्याकरण के अध्ययन के लिए भारत भेजा। तो यहाँ एक अच्छा प्रश्न बन रहा है, तिब्बत में भारतीय सभ्यता व संस्कृति को सबसे पहले किस शासक के काल में हुआ था? सांग शनगम्पो के काल में। सांग शनगम्पो ने प्रसिद्ध विद्वान थोनभिसंभोट इसको भारत भेजा। किस लिए भेजा? कि अभिलेख लेखन जाने, भाषा विज्ञान जाने और व्याकरण के संबंध में भारत से ज्ञान प्राप्त करें। पुनः सुनिए, ये थोनभिसंभोट ये भारत आया। थोनभिसंभोट भारत आया और यहाँ इन्होंने भारत में अध्ययन किया। भारत में अध्ययन किया और भारत में अध्ययन करके जब थोनभिसंभोट वापस तिब्बत गया तो इन्होंने
थोनभिसंबोट ने तिब्बती भाषा के लिए एक वर्णमाला तैयार की तथा व्याकरण का आविष्कार किया। व्याकरण का आविष्कार किया। देखें, ये जो तिब्बत की जो लिपि है, इसके योगदान में भारत के नालंदा विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। किसका योगदान है? नालंदा विश्वविद्यालय का। तिब्बती जो लिपि है, तिब्बती लिपि का आविष्कार नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय को हमने हर्षवर्धन के काल में डिटेल से पढ़ा था कि नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार के राजगीर जिले में बडगाम के पास में है। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, जो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और बौद्ध अध्ययन, बौद्ध शिक्षा के केंद्र के लिए ही इस थोनभिसंबोट आया था। और इन्होंने एक वर्णमाला तथा व्याकरण का आविष्कार किया। अच्छा, एक आप याद करोगे शासक जिसने भारत में विद्वान भेजा था, सांग संगम्पो। और कौन विद्वान भारत में अध्ययन के लिए आया था? थोनभिसंबोट। अच्छा, आगे देखो, इसके लगा लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तिब्बत में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य बौद्ध भिक्षु शांतरक्षित तथा औदंतपुरी विश्वविद्यालय के पद्मसंभव को बुलाया गया। तो भारत से 2 विद्वान गए। कौन कौन? नालंदा विश्वविद्यालय का गया शांतरक्षित, और औदंतपुरी विश्वविद्यालय के कौन गए? पद्मसंभव। इन्होंने तिब्बत में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का कार्य किया। प्रचार का कार्य किया। तिब्बत में बौद्ध धर्म की सुदृढ़ता, जो सुदृढ़ नींव डाली, वो कौन था? पद्मसंभव। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय के तो शांतरक्षित थे, और औदंतपुरी विश्वविद्यालय के पद्मसंभव जो गए थे, इन पद्मसंभव ने ही तिब्बत में बौद्ध धर्म की नींव को सुदृढ़ किया। तिब्बत में जो बौद्ध धर्म फैला वो वज्रयान शाखा का अधिक प्रयोग हुआ। तो एक बात को याद रखना, तिब्बत में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का अधिक प्रचार प्रसार था? वज्रयान का। एक अगला फिर इम्पोर्टेंट है, दीपंकर। दीपंकर कौन है? ये हैं विक्रमशिला के महान आचार्य, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में तिब्बत में 17 वर्ष तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो देखो, तिब्बत से 3 विद्वान जुड़ गए, 3 भारतीय विद्वान। पहला शांतरक्षित जो नालंदा विश्वविद्यालय का था, दूसरा पद्मसंभव जो औदंतपुरी विश्वविद्यालय का था, और तीसरा दीपंकर जिसने 17 वर्ष तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये किस विश्वविद्यालय से थे? विक्रमशिला के महान आचार्य, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल शासकों के समय का है, बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र। अब विक्रमशिला के आदर्श पर तिब्बत में शाक्य विहार का निर्माण किया गया। ये जो शाक्य विहार है, ये तिब्बत में राजनीति, धर्म व शिक्षा का केंद्र बना। जैसे नालंदा विहार, तक्षशिला विहार, इसी तरह विक्रमशिला विहार तिब्बत का कौन सा था? शाक्य विहार। शाक्य विहार। एक बात देखो, गौतमी विहार तो कहाँ का था? गौतमी विहार था खोतान का, मध्य एशिया में खोतान का। शाक्य विहार कहाँ का हो गया? शाक्य विहार हो गया तिब्बत का। और तिब्बती लिपि का आविष्कार नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ। ये हमारा छोटा सा पार्ट था, भारत था तिब्बत में। डिटेल से तो बहुत है, पर एग्जाम की दृष्टि से आप यही चीज़ याद करोगे, इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। तिब्बत में भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रचार प्रसार किस धर्म के माध्यम से हुआ? ये हुआ बौद्ध धर्म के माध्यम से। और तिब्बत का प्रथम शासक कौन था जिसने विद्वान
थौन संभोट को अध्ययन के लिए, भाषा विज्ञान, अभिलेख, व्याकरण, इसके लिए भारत भेजा था। वो शासक कौन था? एक तो सांग शनगम्पो, आप याद रख लेना, सांग शनगम्पो। किस विद्वान को भेजा था? थौन भी संभोट को। अच्छा, ये भारत में अध्ययन करके वापस गया और थौन भी संभोट ने तिब्बती भाषा के लिए एक वर्णमाला तथा व्याकरण का आविष्कार किया। एक प्रश्न तो ये हो गया, किस धर्म के माध्यम से फैला? बौद्ध धर्म। ये कर दो चाहे आप, बौद्ध धर्म। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म से ही था। कुची, खोतान, फिर इधर तिब्बत और चीन दोनों में बौद्ध धर्म से संबंधित था। अच्छा, अब देखो, तिब्बत में नालंदा विश्वविद्यालय का प्रसिद्ध विद्वान कौन गया? शांत रक्षित। और ओदनपुरी का कौन गया? पद्म संभव। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और तिब्बत में बौद्ध धर्म की नींव सुदृढ़ किसने की? पद्म संभव ने। फिर एक हम याद करेंगे, दीपंकर। ये किस विश्वविद्यालय का था? विक्रमशिला। कितने वर्ष तक रहा? 17 वर्ष तक। कौन सी शताब्दी में गया था? 11वीं शताब्दी में। और एक विक्रमशिला के आदर्श पर वहाँ का विहार क्या था? शाक्य विहार। और तिब्बती लिपि का आविष्कार कहाँ हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय। प्रश्न आपको याद हो गए। शासक का नाम बताओ जिसने भारत में विद्वान भेजा था? सांग शनगम्पो। कौन विद्वान भारत में अध्ययन के लिए आया? थौन भी संभोट। आगे, नालंदा विश्वविद्यालय का कौन विद्वान गया? शांत रक्षित। ओदनपुरी का कौन गया? पद्म संभव। नीम सुदृढ़ किसने की? पद्म संभव ने। दीपंकर कहाँ का विद्वान था? विक्रमशिला का। चीन में कितने वर्ष तक प्रचार प्रसार किया? 17 वर्ष तक। और तिब्बत का प्रसिद्ध विहार शाक्य विहार, जो किसके आदर्श पर था? विक्रमशिला। और तिब्बती लिपि का आविष्कार भी कहाँ हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय में। गिने चुने प्रश्न याद किए हैं, याद हो जाएंगे। चलिए, अब तिब्बत के बाद में हम करते हैं भारत तथा चीन। भारत तथा चीन। अच्छा, चीन में भी भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रसार बौद्ध धर्म के माध्यम से हुआ। कौन से धर्म के माध्यम से हुआ? बौद्ध धर्म के माध्यम से। देखो, चीनी स्रोतों के अनुसार 65 ईस्वी में हान वंश का एक शासक होता है मिंगती। 65 ईस्वी में हान वंश का शासक होता है मिंगती। और इस मिंगती को रात के समय स्वप्न में एक स्वर्णिम पुरुष के दर्शन होते हैं। मिंगती अपने महल में सो रहा था, तो जो 65 ईस्वी की बात है, इनको स्वप्न में एक सोने का पुरुष दिखाई देता है। सोने का पुरुष है जिसके हाथ में कमंडल है। अब रात को इस परिस्थितियों में स्वप्न आया कि मिंगती रात को डर गए, भयभीत हुए। और जैसे ही सुबह हुआ, दरबार लगा, मिंगती ने दरबार में अपने विद्वानों को रात के स्वप्न की बात बताई। और उन विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला कि आपके राजमहल में जो स्वर्ण पुरुष प्रवेश कर रहा था, वो कौन थे? वो महात्मा बुद्ध थे। वो कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। तो देखो, अब जैसे राजा को बताया गया मिंगती को कि वो महात्मा बुद्ध थे, आपके महल में प्रवेश कर रहे हैं, तो कुछ विशेष उद्देश्य होगा। इसलिए अब मिंगती ने बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के बारे में जानने के लिए 2 विद्वान राजदूत भेज करके चीन में बुलाए। वो विद्वान कौन थे? एक तो मिंगती ने अपना राजदूत भेज करके धर्मरत्न तथा काश्यप मातंग नामक 2 विद्वान भारत से बुलाए। अब मिंगती की समस्याओं को हल करने के लिए कौन विद्वान गए भारत से, जो चीन का राजदूत आया था? एक तो धर्मरत्न और एक काश्यप मातंग। ये 2 विद्वान भारत से गए। और इनके रहने के लिए, किन के लिए? धर्मरत्न तथा काश्यप मातंग के रहने के लिए वहाँ एक विहार बनाया गया, जो किस नाम से? श्वेताश्वर विहार। कौन सा विहार हो गया? श्वेताश्वर विहार। विहार एक तरह से विश्वविद्यालय थे, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे और विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। इस विहार का निर्माण किया गया। तो हमने अब तक 3 विहार पढ़ लिए। एक तो खोतान का तो कौन सा पढ़ा?
खोतान का तो गौतमी विहार, और एक शाक्य विहार पड़ा, ये कहाँ का पड़ा? तिब्बत का। शाक्य विहार कहाँ का हो गया? तिब्बत का। और एक तीसरा विहार श्वेताश्र विहार, ये कहाँ का हो गया? ये चीन का हो गया। 3 विहार आप याद कर लोगे। अच्छा, काश्यप मातंग के प्रभाव से मिंगती ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण की। जो मिंगती शासक था ये काश्यप मातंग से बड़ा प्रभावित हुआ और इसने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म। अच्छा, चीन के राजा लियांग वुत्ती ने बौद्ध धर्म को राज धर्म बनाया। इस तरह से भारत का जो बौद्ध धर्म है वो चीन में प्रवेश कर जाता है। काश्यप मातंग के प्रभाव में बौद्ध धर्म में दीक्षा किसने ले ली थी? मिंगती ने। और राजा लियांग वुत्ती ने बौद्ध धर्म को राज धर्म ही घोषित कर दिया था। और चीन में तांग शासकों का जो काल है, तांग काल, ये बौद्ध काल कहलाता है। बौद्ध काल क्यों कहलाता है? क्योंकि इस तांग काल में चीन में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। अच्छा, चीन की कलाओं पर भी भारतीय बौद्ध धर्म का प्रभाव बना। भारतीय सभ्यता व संस्कृति वहाँ फैली। भारत की जो गांधार शैली थी इसका प्रभाव चीनी कला पर पड़ा। गांधार शैली जो भारत में थी इसी में जो मूर्तियाँ बनी गई वही मूर्तियाँ चीनी कला में भी बनी गई। एक हमने अजंता की गुफा पढ़ी थी गुप्त काल पढ़ते समय, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में 29 गुफाएं हैं। 16, 17, 19 नंबर की गुफा गुप्त काल की थी। 16 में मरणासन राजकुमारी, 17 में चित्रशाला या माता शिशु का चित्र प्रसिद्ध था। इस अजंता के जो गुफाओं में चित्र बने थे इसी तरह वहाँ भी गुफाओं में चित्र बने।